हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 54A। 54A बात कर रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, यानी कि जो आपका अरेस्टेड पर्सन है उसकी आइडेंटिफिकेशन भी हो सकती है। ऐसा कुछ आपने सेक्शन 9 में भी पढ़ा होगा, सेक्शन 9 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट TPA, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन रिपीट, तो उसी की बात कर रहा है। व्हेन अ पर्सन इज अरेस्टेड, जब अरेस्टेड पर्सन ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, यानी कि ये जो अरेस्टेड पर्सन है इसके ऊपर कोई भी चार्ज लगा है किसी भी केस में आपका हुआ है, एंड हिज आइडेंटिफिकेशन इज नेसेसरी बाय एनी अदर पर्सन, और इसकी आइडेंटिफिकेशन करवाना जरूरी है फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, पर्पज के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। द कोर्ट हैविंग जुडिक्शन में ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, अब देखिए यानी कि अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, किसके पे करवाएगी? कोर्ट करवाएगी। और किसकी सॉरी किसकी रिक्वेस्ट पे करवाएगी? पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे। तो इसमें सिंपली बात है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि पुलिस ऑफिसर के उस पे होगी ये, यानी कि रिक्वेस्ट किसकी देगा? आपका पुलिस ऑफिसर देगा। और किससे करेगा? कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा। किसकी आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए? अक्यूज्ड की। Direct the person so directed himself identification by any person in such manner the court may deem fit, provided if the person is identified arrested mentally or physically, अगर मान लीजिए वो arrested person वो mentally और physically disabled है, such process identification shall take under the supervision of judicial magistrate, तो फिर उसकी supervision में किसके होगा? judicial magistrate में होगा। Who shall take appropriate step to ensure the such identification of the person method comfortable with it, जिसमें वो provide further if the identification person arrested mentally physically shall provide videography, तो videography भी होगा। इसे ऐसे समझिए, ये arrested person है। अब आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उसे लगता है कि इसकी यार आइडेंटिफिकेशन करवाना जरूरी है, ठीक है, तो वो क्या कहेगा? किससे रिक्वेस्ट करेगा? कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। कोर्ट्स में एप्लीकेशन लगाएंगे कि अक्यूज पर्सन की, अरेस्टेड पर्सन की आइडेंटिफिकेशन करवाना जरूरी है इसकी, ठीक है, क्योंकि विक्टिम डेड बेड पर है या मरने वाली है, ऐसा कोई भी रीजन होगा उस पर करवाएगा। और अगर मान लीजिए कि अक्यूज आपका फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिजिकली या मेंटली हैंडीकैप्ड है, मतलब कोई डिसेबल्ड है, तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपनी निगरानी में करवाएगा, अदरवाइज करवा देगा, ठीक है, और वरना अपनी निगरानी में करवाएगा, ठीक है। अब सेक्शन 55 क्या कह रहा है? सेक्शन 55 ये कह रहा है प्रोसीजर व्हेन पुलिस एक्टिविटी। अब देखिए मान लीजिए ये 2 स्टार है, ठीक है, अब 2 स्टार को अरेस्ट करना है, पर क्या होता है कि ये कहीं और फंस जाता है और अरेस्ट करना जरूरी है, तो ये अपने ASI जो 1 स्टार है इसको कहता है कि आप अरेस्ट करके आ जाओ, पर अभी से तो पावर नहीं है क्योंकि अरेस्ट करने की, ठीक है, पावर तो इसे थी अरेस्ट करने की, तो ये क्या करेगा? इसे एक रिटर्न में देगा, ठीक है, कि मैं मेरे बिहाफ पे इनको ASI सुशील को भेज रहा हूँ, आप जाके अरेस्ट करिए। एक बार क्या लिखा है? व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन, चैप्टर 12, जो चैप्टर 12 में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, एक बार एनी ऑफिसर सबऑर्डिनेट हिम अरेस्ट टू विदाउट वारंट, विदाउट वारंट, देखिए यहाँ विदाउट वारंट की बात हो रही है, यानी कि सेक्शन 41 में। अदरवाइज इन हिज प्रेजेंस एनी पर्सन हु मे लॉफुली अरेस्टेड विदाउट अ वारंट ही शैल डिलीवर द ऑफिस रिक्वायर्ड टू मेक अंडर राइटिंग अ स्पेसिफाइड पर्सन बी अरेस्टेड, यानी कि समझिए ये 2 स्टार है, ठीक है। यहाँ पर 2 स्टार वैसे मैंने एग्जांपल दिया, मतलब सबऑर्डिनेट करा। अब ये 2 स्टार जो है वो कहता है कि अपने ASI को 1 स्टार को कि आप फलाना आदमी को, एक्स आदमी को उठा कर ले आओ। ये कहता है मेरे पास तो अथॉरिटी है ही नहीं, ये कहता है मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं है, ये कहता है मैं आपको अथॉरिटी देता हूँ, ये लो अब उठा के ले आओ। तो जब इसे उठा कर लेकर जाएगा तो इसकी जो पावर, मतलब इसको उठाने की जो पावर होगी वो आपकी वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो 2 स्टार की हुई, मान लीजिए एक DCP है, डीसीपी को उठाना था उस केस में, पर वो क्या करता है? अपने SHO को कहता है SHO को उठाना था, तो SHO भी उठा सकता है, पर रिटर्न में होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया अरेस्टेड ऑन ऑर्डर, जो अरेस्ट का ऑर्डर होगा वो राइटिंग में होगा। कौन करेगा? आपका सुपीरियर पुलिस वाला जूनियर को करेगा, ठीक है। नथिंग शैल इफेक्ट द पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट अ पर्सन, सेक्शन 41, तो वो सेक्शन 41 की पावर को इफेक्ट नहीं करता। सिंपल सी बात है, इसका इस सेक्शन का क्रक्स ये था कि जो हायर पुलिस वाला है वो अपने लोअर पुलिस वाले से कह सकता है जाके उसे उठा कर लिया, ठीक है, और राइटिंग में देगा वो ऑर्डर। अब 55 कहता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है, जो उसे अरेस्ट करेगा, उसके हेल्थ का जिम्मा भी वही रखेगा। इट शैल बी अ ड्यूटी ऑफ ए पर्सन हैविंग कस्टडी ऑफ एक्यूज्ड। अब देखिए यहाँ कस्टडी की बात है, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट की भी बात हो रही है, वहां पर पुलिस ऑफिसर की भी बात हो रही है, और यहाँ पर आपका प्राइवेट पर्सन की बात हो रही है। जो भी अरेस्ट करेगा उसकी ड्यूटी बनेगी कि उसकी सेफ्टी और उसके हेल्थ की ध्यान रखेगा। इसलिए जैसे पुलिस अरेस्ट करती है तो आपका वो मेडिकल ऑफिसर के पास लेकर जाती है। पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मैजिस्ट्रेट और ऑफिस इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, यानी कि अब जो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी आपका अब देखिए 56 क्या कह रहा है? 56 ये कह रहा है कि अब पुलिस ऑफिसर और मेकिंग अरेस्ट विदाउट वारंट, जो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा,
विदाउट अननेसेसरी डिले, बिना नेसेसरी डिले के आपका प्रोविजन कंटेन एज बेल, जो भी उस प्रोविजन होंगे बेल के, और सेंड अ पर्सन अरेस्टेड बिफोर मजिस्ट्रेट, मतलब सिंपली सी बात है कि अगर मान लीजिए पुलिस ऑफिसर ने किसी को उठाया, ठीक है, विदाउट डिले उसको इलाका मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा जहां पर भी जुडिक्शन बन रही है। अब सेक्शन 57 बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 57 को ऐसे समझिए कि हमने ये स्टेज पढ़ी थी जिसमें एफआईआर होती है, फिर इंक्वायरी होती है और पुलिस अरेस्ट कर लेता है। अब अरेस्ट, जब पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर लेता है तो सेक्शन 157 के तहत 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करा जाता है। फिर उसके बाद मजिस्ट्रेट आपका डिसाइड करता है या तो उसे पुलिस कस्टडी में देगा, ठीक है, पुलिस कस्टडी रिमांड में देगा, या आपका जुडिशियल कस्टडी रिमांड पे देगा, ठीक है, या तो जुडिशियल कस्टडी रिमांड में देगा। तो देखिए यहाँ पर 167 167 दोनों की बात करी गई है, ठीक है। अब एक बार पढ़ते हैं क्या है, यानी कि नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी ऑफ पर्सन विदाउट वारंट फॉर लॉन्ग पीरियड अंडर द सर्कमस्टांसेस रिजनेबल शैल नॉट एब्सेंस ऑफ स्पेशल ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये कह रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर है बिना स्पेशल ऑर्डर के मजिस्ट्रेट के, ठीक है, 24 घंटे से ज्यादा आप उसे डिटेन नहीं करेगा। किसको नहीं डिटेन करेगा? आपका अरेस्टेड पर्सन को, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा था लेके जाएगा, ठीक है, और कितने देर में लेके जाएगा? 24 घंटे में लेके जाएगा। मान लीजिए अगर 167 में एक ऑर्डर है उसके पास कि इसको 24 घंटे से ज्यादा आप रख सकते हैं, ये है वो है, तो करेगा। तो वहां पर ये कह रहा है कि स्पेशल ऑर्डर अंडर सेक्शन 167, अगर 167 के अंदर ऑर्डर है तो वो कर सकता है। अब देखिए इसको आपको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ कैसे। देखिए एफआईआर हुई, अक्यूज उठ गया, ठीक है, सेक्शन 57 में मजिस्ट्रेट के सामने गया, ये मजिस्ट्रेट के सामने अक्यूज को लेकर के सेक्शन 57 में। अब मजिस्ट्रेट दो चीजें करेगा, या तो पीसीआर में भेजेगा या जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा। अब देखिए जुडिशियल कस्टडी का जो ऑर्डर होगा वो भी 167 में होता है, ठीक है, और पुलिस कस्टडी का भी ऑर्डर होता है वो 167 में होता है, दोनों के ऑर्डर उसमें ही होते हैं, ठीक है। पर वो अगर पुलिस कस्टडी में देगा तो 15 दिन से ज्यादा का नहीं दे सकता, ठीक है। और आपका अगर जुडिशियल कस्टडी है, टिल द आपका जब तक चार्जशीट ना आ जाए, कुछ ना आ जाए, और अगर स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करने के हैं कि नहीं ये अक्यूज को भी बाहर नहीं भेजना चाहिए और इसका जेल में रहना चाहिए क्योंकि अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है, कोर्ट सेटिस्फाई नहीं है इस बात पे, ठीक है, तो भी उसे अंदर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर होगा पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन शैल रिपोर्ट। अब देखिए ये 58 क्या कह रहा है, 58 कह रहा है कि जो पुलिस स्टेशन जो होगा, ठीक है, ये शादरा पुलिस स्टेशन है, ये क्या करेगा, ये जो इनका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात हो रही है यानी कि आईएएस ऑफिसर की, उनको इन्फॉर्म करेगा कि हमने ऐसे ऐसे एक व्यक्ति को उठाया, ठीक है। और ये किसको इन्फॉर्म कर, अगर इसने पावर दे रखी है वहां के एसडीएम को, तो एसडीएम को इन्फॉर्म कर सकते हैं सीधा, ठीक है। तो मतलब सिंपल सी बात है, हालांकि एक पोर्टल होता है, पोर्टल पे ये कनेक्शन रहता है इन दोनों का, ठीक है, हर स्टेट्स में अलग अलग होता है। सेक्शन 59 कहता है डिस्चार्ज ऑफ पर्सन अप्रीहेंडेड। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए ये अरेस्ट हो गया, ऑन ऑन पेपर ये अरेस्ट हो गया। अब ये तीन के थ्रू चीजें उसे निकल सकता है। अगर अपने बॉन्ड पे छोड़ सकता है पुलिस वाले, इसको बॉन्ड भरवा के छोड़ेगा, इस या तो इसे बेल पे छोड़ेगा, और बेल देने का काम कोर्ट का होता है, पुलिस वाले का नहीं होता, अगर बेलेबल ऑफेंस हुआ है तो, सॉरी नॉन बेलेबल ऑफेंस हुआ तो। और तीसरा बात यहाँ बोली गई है ऑन ऑन बॉन्ड बेल अंडर या मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर से, ठीक है, यानी कि आपको पुलिस वाले ने इसे उठाया, चाहे सही से सही से उठाया नहीं उठाया हो, मतलब सही मतलब क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे उठाया नहीं उठाया, पर अगर इसने ऑन पेपर इसे अब उठा लिया तो अब इसे छोड़ेगा भी नहीं तीन चीजों पे, समझे। अगर ऑब्वियस बात है अगर इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस करा है तो यहाँ पर तो बेलेबल वाली बात तो आएगी नहीं कि पुलिस वाला अपने बेल पे भेज सकता है, क्योंकि अगर इसने नॉन बेलेबल ऑफेंस में किसी को उठाया है तो नॉन बेलेबल में तो पावर किसी होती है बेल देने की, कोर्ट की। तो यानी कि अब ये फंस गया कि अगर अरेस्टेड पर्सन को ये खुद नहीं छोड़ सकता, ठीक है। तो ये चीज को समझिए, यहाँ लिखा नो पर्सन हु हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज एक्सेप्ट, उसे डिस्चार्ज नहीं करा जाएगा, उसे डिस्चार्ज सिर्फ आपका उसके खुद के बॉन्ड पे छोड़ा जाएगा, बेल पे छोड़ा जाएगा, यानी कि और या मजिस्ट्रेट के, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के स्पेशल ऑर्डर पे, यानी कि स्पेशल ऑर्डर पे छोड़ा जाएगा। पावर ऑन ऑफ केस रिटेक, मान लीजिए कोई अक्यूज है, अक्यूज या अरेस्टेड पर्सन है, यहाँ पर अरेस्टेड पर्सन है, ठीक है, अरेस्टेड पर्सन को ट्रेन में लेके जा रहे हैं या कहीं पर भी लेके जा रहे हैं, बस से लेके जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में, अब वो भाग गया, फिर क्या होगा? अब जब ये भाग गया तो तो इसे पकड़ने के लिए आपका जो पुलिस ऑफिसर है वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी जगह पे जा सकता है रीटेक करने के लिए, उसे लाने के लिए, ठीक है। सेक्शन 47 से इसका कोई आपका असर नहीं डालेगा। अब सेक्शन 68 कह रहा है कि इस जो अरेस्ट के जो भी ये प्रोविजंस है आपका इसे मानने पड़ेंगे, किसको? उनको, मतलब जो भी इसके प्रोविजन है उनका पालन होना चाहिए। नो अरेस्ट शैल बी, मतलब यानी कि कोई भी अरेस्ट इसके ऊपर नहीं होगा, बट इसका एक तोड़ है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसमें इन सबकी धज्जियां उड़ी हैं,
ठीक है। हालांकि वो बहुत कम केसेस में कि अगर सिक्योरिटी अगर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी पे थ्रेट है ये चीजें, पर हालांकि एनएसए अगर आप देखेंगे हमारी वीडियोस में तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ भी इनकी चीजें नहीं होती, क्योंकि वो स्पेशल लॉ है ना। अगर स्पेशल लॉ में कोई अलग तरीका बना रखा है और सीआरपीसी में है तो स्पेशल लॉ ऑलवेज प्रिवेल। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।